हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के साइंस के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो यहां पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि जो एटम होता है वो अरेंज्ड किस प्रकार से होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसके पहले जो 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री के, उसी चैप्टर को आगे यहां पर यह चैप्टर कंटिन्यू करता है। मतलब अगर आप रिवाइज करने पा रहे हैं तो पीछे जो 3 चैप्टर हमने पढ़े उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी, जरा सा रिवाइज कर लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि उन 3 चैप्टर से यह चैप्टर कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जब हमने क्लास नाइन्थ की शुरुआत की तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। वहां पर हमने किस चीज की बात की? वहां पर हमने मैटर की बात की कि भाई देखो, हमारे आसपास की जो दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, वो किन चीजों से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। मैटर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर हमने देखा कि जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म्स में होते हैं। या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो क्या होगा? गैस होगा। और भी दूसरे मैटर के स्टेट्स होते हैं जो कि यहां पर आपको 9th में नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? चैप्टर नंबर 2 शुरू किया। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हमारा मैटर है, अगर उसका हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 फॉर्म्स में। मतलब वैसे तो 2 फॉर्म में, प्योर और इम्प्योर। प्योर में हमारा क्या आ जाएगा? प्योर फॉर्म क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा इसके साथ साथ हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इम्प्योर फॉर्म में क्या आ जाएगा? मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी डिटेल में जब हमने पढ़ा तब हमें समझ में आया कि ये जो हमारा मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है, ये दोनों किस चीज से बने हुए हैं भैया? तो एलिमेंट से बने हुए हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमारे यूनिवर्स का बेसिक जो चीज है, बेसिक जो कंटेंट है, वो क्या है? एलिमेंट है। ठीक है भाई, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट के बारे में हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, 118 प्रकार के होते हैं, और सभी एलिमेंट्स का एक खास प्रकार का एटम होता है। और हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि जो एटम क्या हो गया? वो एटम हो गया हमारे वर्ल्ड का बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अब यहां पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस एटम के अंदर की चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और यहां पर इस चैप्टर में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ही समझने वाले हैं और एटम के स्ट्रक्चर को ही समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं तो क्या कहता है, जरा सा देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या कह रहा है कि भाई चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा? चैप्टर नंबर 3 में देखा कि हमारी जो दुनिया है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हमारा एटम है और मॉलिक्यूल है। तो एटम के बारे में अभी मैंने बताया, तो फिर ये मॉलिक्यूल कहां से बीच में आ गया? तो भाई देखो, आपने अगर पिछले चैप्टर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। पिछले चैप्टर को जब हमने पढ़ा था वहां पर साफ साफ बोला जाता है कि जो ये एटम है, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, मतलब बेसिक आइटम है जिससे मिलकर के पूरी दुनिया बनी हुई है, ये एटम जो है ये हमारे यूनिवर्स में, हमारे वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी कहीं भी फ्री में हवा में एक एटम नहीं घूमता है, वो हमेशा क्या करेगा? दूसरे एटम के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल बना देगा।
तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल हमारा एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, ये सब बातें हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है भाई कि हमारा एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। और साथ ही हमारी दुनिया में इतने प्रकार के मैटर क्यों है, इतना मैटर में वेरिएशन क्यों है कि भाई ये शर्ट डिफरेंट हमें लग रहा है, हमारा हेयर डिफरेंट है, हमारा स्किन डिफरेंट है, ये टेबल डिफरेंट है, ये कैमरा जो है उसका क्वालिटी फीचर कैरेक्टरिस्टिक सब डिफरेंट है, ये स्क्रीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारा चीज डिफरेंट है, दीवार अलग है, लाइट अलग है, बल्ब अलग है, सब चीज अलग है। क्यों है भाई? उसका कारण यहां पर सिंपल है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के एटम्स प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से हमें इतने वेरिएशन देखने को मिलते हैं। मतलब यहां पर आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कुल मिलाकर क्या है, 118 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये 118 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम हैं वो सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। मतलब कि यहां पर जो हाइड्रोजन का हमारा एटम है और जो हीलियम का एटम है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हाइड्रोजन कार्बन के एटम एक दूसरे से अलग हैं, इसी प्रकार से कार्बन और बोरोन के एटम एक दूसरे से अलग हैं। तो सभी एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, फीचर डिफरेंट होता है, और इसी वजह से हमें इतने टाइप्स ऑफ मैटर मिलते हैं। मतलब कि जब ये एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे से मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो जो नया कंपाउंड बनता है उसमें भी प्रॉपर्टीज में बहुत वेरिएशन होता है, बहुत डिफरेंस होता है, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है, जिसके वजह से हमें इतने वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इतने प्रकार के मैटर देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग इस चैप्टर में आंसर करने वाले हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटम में क्या दूसरे एलिमेंट के एटम से अंतर है। मतलब दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है, उन दोनों के एटम में क्या डिफरेंस है भाई। सभी इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद यहां पर क्या बोलता है दूसरा क्वेश्चन, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रोपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। भाई पिछले चैप्टर में हमने डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, वहां पर उन्होंने क्या कहा था अपने थ्योरी में, अपने जो पोस्टुलेट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखो यहां पर जो ये पार्टिकल हैं ये इनडिविजिबल हैं, यानी जो एटम्स हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं पूरे वर्ल्ड के, जो कि सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल हैं वर्ल्ड के, वो इनडिविजिबल पार्टिकल हैं। उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो उसको तोड़ करके उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा कहा था डाल्टन साहब ने। लेकिन अभी तक जितना मैंने दो चार लाइन बताया है, और आपको भी पहले से पता होगा कि भाई ये जो इनकी बात थी ये सही साबित नहीं हुई बल्कि गलती साबित हो गई। क्योंकि हमें आज पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। यहां तक कि आज ऐसा रिसर्च चल रहा है कि और भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर खोजे जा रहे हैं, जैसे कि हिग्स बोसोन पार्टिकल की बात हो रही है, और भी कई सारे दूसरे पार्टिकल्स की बात हो रही है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो इनकी बात थी ये गलत साबित हो गई, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, यही चीज कहता है कि वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। साथ साथ यहां पर हम लोग अलग अलग मॉडल्स की बात करेंगे कि भाई यहां पर हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो एटम है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो उन सभी मॉडल्स को हम लोग यहां पर समझेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट
at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties. ठीक है, the elucidation of the structure of atoms is based on series on experiment. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, 19th सेंचुरी अंत होते होते तक यहां पर साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि यहां पर डाल्टन साहब अपनी थ्योरी देके चले गए थे, उसके बाद यहां पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दे दिया गया था, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जिससे एटम्स के बारे में बहुत क्वेश्चन बन रहे थे कि यार ये एटम दिखता कैसा है, इसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, इसका डिजाइन कैसा होता है। तो साइंटिस्ट लोगों के मन में बहुत बड़ा यह सवाल था कि हम लोग अब क्या करें, हम लोग कैसे भी करके इस क्वेश्चन का आंसर खोजें कि ये जो एटम है ये दिखता कैसा है, इसका शेप कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से इस चीज को सही से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत किया, तब जाकर यहां पर हमको आज जितनी जानकारी है उतनी जानकारी हमें मिल नहीं पाई। अब देखिए, डाल्टन साहब जब थे उस समय में एटम के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा था। तो डाल्टन साहब ने बोला कि भाई एटम होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, सब लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने लगे तो उनकी जो बहुत सारी बातें थी वो सही साबित हो गई कि हाँ भैया, यहां पर जो हमारा एटम होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार की बातें यहां पर होने लगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं अपने आसपास की दुनिया को जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं या फिर और तरीके के जब एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। क्या प्रॉब्लम लगता है भाई? वो देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो बात है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये बात तो सही नहीं बैठ रहा है। कैसे? तो सबसे पहले जो आपने आपने भी अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जब यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रकार से स्टडी किया, बाद में जाकर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी बात होने लगी, तब यहां पर क्या होने लगा, तब यहां पर क्वेश्चन उठने लगा कि क्या रियली में एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है या फिर एटम के अंदर भी कुछ होता है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बात किया भाई, सबसे अच्छा एग्जांपल यह है, आपने अभी अपने घर में कभी एक्सपेरिमेंट बचपन में या अभी भी करके देख सकते हैं। आप क्या करिए, कॉम लीजिए, एक कंघी लीजिए, उसको बाल में ऐसे रब कीजिए, पेपर के छोटे छोटे पीसेस बना दीजिए, इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े बना दीजिए। आप जब इस कॉम्ब को इस पेपर के पीस के पास लेके जाइएगा तो ये सारे कॉम्ब से चिपक जाएंगे, कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर काम करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है? मतलब कि जब हम यहां पर कॉम्ब को अपने हेयर पर, अपने बाल पर रब करते हैं तो ये कॉम्ब के ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल्स आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, पेपर में जो अपोजिट चार्ज है उसको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि यहां पर ये पेपर इस कॉम्ब से चिपक जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा, इसी प्रकार के और भी चीजों को ऑब्जर्व किया, जैसे जो बिजली कड़कती है या फिर और भी बहुत सारे एक्टिविटीज को जब यहां ऑब्जर्व किया गया तब लोगों को समझ में आया कि यहां पर यह जो बात थी डाल्टन साहब की कि एटम जो है वो एकदम इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिविजिबल है, उसको तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सबसे छोटा है, यह सब बात एकदम गलत साबित होने लगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसके बाद लोग यह रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि एटम के अंदर कौन कौन सा चार्ज्ड पार्टिकल है, एटम के अंदर कैसा कैसा चार्ज है, उसके अंदर क्या है, वो कैसे अरेंज्ड है, यह सब के ऊपर बात होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर कहता है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वही एक्टिविटी है जो कि यहां पर कॉम्ब को दिया, हमने किया, ड्राई हेयर को कॉम्ब करिए, ऐसे ऐसे रब कीजिए और उससे पेपर को आप अट्रैक्ट कीजिए, या फिर ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये सारे जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया वैसा ही एक्सपेरिमेंट मिलेगा।
ठीक है। तो यहां पर हम जब ऐसा एक्टिविटी करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें जब समझ में आ जा रहा है कि भाई यहां पर चार्ज पार्टिकल का बात है, तो साइंटिस्ट लोग तो इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लैब में भी बहुत सारे टेस्टिंग कर रहे थे। तब यहां पर लोगों को समझ में आ रहा था कि यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा भी कुछ कंसेप्ट होता है, यानी कि यहां पर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी आता है। अब यहां पर अब इसके बाद साइंटिस्ट लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आगे जब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने लगते हैं, तो 19वीं सेंचुरी आते आते तक यहां पर लोगों को धीरे 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 पार्टिकल्स के बारे में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि 1897 में जे थॉमसन जो हैं, वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1900 मतलब कि 2-3 साल, मतलब 1900 आते आते तक सब लोग यह मान लेते हैं कि हाँ भैया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन है एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि हमारे एटम में प्रेजेंट होता है, सब लोग यहां पर मान लेते हैं। लेकिन उस समय में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, तो सब लोग बोलते हैं कि भैया एटम जो है, एटम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। मतलब लोग बोलते हैं कि हां, एटम जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिविजिबल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है जिसको कि इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन क्या था कि इलेक्ट्रॉन खोजने से कई साल पहले, 13-14 साल पहले ही 1886 में यहां पर एक साइंटिस्ट होते हैं ई गोल्डस्टीन, वो जो हैं वो कैनाल रेज का खोज कर लेते हैं। कैनाल रेज एक प्रकार से पॉजिटिव पार्टिकल्स का रे होता है, जिसको कि बाद में जाकर के जब रिसर्च किया जाता है दूसरे साइंटिस्ट द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, तब पता चलता है कि यह एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही एक और चार्ज्ड पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कि बाद में प्रोटॉन बोला जाता है। लेकिन यहां पर 1886 में जब ई गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उनको प्रोटॉन के बारे में नहीं पता चला था, सिर्फ उन्होंने एक चार्ज्ड रे के बारे में खोजा था, चार्ज रे के बारे में पता किया था, ठीक है। तो यहां पर कैनाल रेज क्या है, कैनाल रेज एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रीम है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम है, ठीक है। तो यहां पर ये कैनाल रेस के बारे में सिर्फ पता इनको चलता है, ये प्रोटॉन के बारे में खोज नहीं पाते हैं। बाद में जाकर के रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन को खोजते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को खोज लेते हैं, ठीक है। यहां पर यही कहता है, दीज रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन which ultimately led to discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. यानी कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर सबसे पहले किसके बारे में पता चला, सबसे पहले पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बाद में कैनाल रेज की मदद से किस चीज को खोज लिया जाता है, प्रोटॉन नाम के पार्टिकल को खोज लिया जाता है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब ये जो प्रोटॉन है, इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके साथ साथ यहां पर जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो प्रोटॉन है उसका जो मास है उसको 1 यूनिट मान लिया जाता है, कि एटॉमिक मास के कंसेप्ट में उसको 1 यूनिट मान लिया जाता है, और इसका चार्ज +1 मान लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या बोलते हैं कि मास जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, और चार्ज कितना है, -1 है। तो इस प्रकार से एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी खोज हो जाती है। कौन से चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये दोनों खोज लिए जाते हैं। अब ये दोनों जब खोज लिए जाते हैं, तब यहां पर साइंटिस्ट लोगों को लगने लगता है कि वाह,
हमने तो क्या किया, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमारे एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं खोज लिया, एक निगेटिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, हमने अपने क्वेश्चन का आंसर खोज लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, 4-5 पॉइंट हैं, आप लिख लीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से प्रोटॉन के बारे में यहां पर है, प्रोटॉन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए इसको। और इसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों का एक साथ रख लीजिए। इन सबके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपको अगर क्लास 9th के साइंस का सभी चैप्टर्स का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आपको 99 रुपीज में सारे चैप्टर्स का क्लास 9th के साइंस का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिसको कि आप आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, इसी पर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या होता है, आगे यहां पर जब यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो जाती है तब साइंटिस्ट लोगों को लगता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, हमने खोज लिया कि एटम के अंदर दो पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। और इसके बाद यह भी समझ में आ गया कि भैया जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो एक ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल बन के रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद और भी कई सारे रिसर्च होते हैं तो पता चलता है कि जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर के हिस्से में रहता है और वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर के हिस्से में होता है। यह कैसे पता चला? यह इसलिए पता चला कि कोई भी एटम जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन नहीं निकलता है। ठीक है, तो इससे पता यहां पर चलता है कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन अंदर के हिस्से में है और हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर के हिस्से में है। यह चीज साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ जाता है। जब यहां पर साइंटिस्ट को पता चल गया सभी लोगों को कि भैया देखो एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोटॉन नहीं निकलता है। तब यहां पर अब साइंटिस्ट लोगों के सामने बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्रॉब्लम, कि भैया ये जो हमारा एटम है इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो किस प्रकार से अरेंज रहते हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। यह चीज क्वेश्चन आ जाता है सब लोगों के सामने। तो यहां पर अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और वो सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, अपनी अपनी बातें बोलते हैं, अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है, किस प्रकार से पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। कहता है कि वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक theory in chapter 3 which suggested that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी। उसमें क्या बोला था कि एटम जो होता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, इंडिविजिबल होता है। ठीक है भैया, इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, लेकिन खोज लिया हमने क्या, इलेक्ट्रॉन, खोज लिया प्रोटॉन। उनकी बात ये गलत साबित हो गई। ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर साइंटिस्ट लोग क्या खोज रहे थे कि भाई एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं, इसके ऊपर रिसर्च चालू होता है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जो कि अलग अलग यहां पर मॉडल देते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन आते हैं और वो अपना मॉडल देते हैं। फिर आते हैं रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। इसके बाद नील बोर आते हैं, वो अपना मॉडल देते हैं। इसके अलावा भी एक दो और मॉडल हैं जो कि 9th में आपको नहीं पढ़ने, आगे आप लोग पढ़िएगा केमिस्ट्री तब आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। ये 3 मॉडल हैं जो कि यहां पर हमको पढ़ना है, समझना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ध्यान आपको रखना है कौन सा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे। यानी कि जो थॉमसन साहब, जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया था, इसको हम लोग समझेंगे। यहां पर देखिए, जो जे थॉमसन थे वो यहां पर आते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, मेरा सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो पहले सुनो।
कि भाई जो ये हमारा एटम है ना, ये हमारा है क्रिसमस पडिंग जैसा। मतलब देखिए, आप अगर यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहां पर जब क्रिसमस होता है ना, तो वहां पर पडिंग बनाया जाता है, पडिंग केक बनाया जाता है, जो कि इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। उनका कहना था कि देखो भैया, जो एटम है ना, वो इस प्रकार का डिजाइन होता है, मतलब ये तो आधा है ना, वैसे सर्कल बना दो इस प्रकार से, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक बड़ा सा निगेटिव चार्ज, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये जो बड़ा वाला केक है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये बड़ा वाला केक क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें जिस प्रकार से यहां पर चेरी या फिर हमारे बादाम या फिर और भी जो फ्रूट्स हैं, वो जिस प्रकार से लगाए गए हैं, वैसे हमारे निगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पर धंसे हुए होते हैं। मतलब क्या इन्होंने कहा, मतलब कि देखो भैया, जो एटम है उसमें एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें छोटे छोटे निगेटिव चार्ज जो होते हैं ना, वो यहां पर धंसे हुए होते हैं इस प्रकार से। मतलब सिंपली तुमको और अच्छे से समझना है ना, तो अच्छे से समझो इस प्रकार से कि जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो लाल वाला हिस्सा हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझो कि वाटरमेलन क्या है, एक एटम है। लाल वाला हिस्सा वाटरमेलन का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसमें तरबूज में जो बीज हैं, वो क्या है, निगेटिव चार्ज हैं। जो सीड्स हैं तरबूज के, वो निगेटिव चार्ज हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि तरबूज में बीज जो होते हैं, सीड होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। लेकिन इनका कहना था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर में चिपके हुए होते हैं, जैसे ये बाहर से चिपका हुआ है। ये यहां पर जे जे थॉमसन का मॉडल था, ठीक है। इसको जरा से एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं, क्या यहां पर कहता है। यही चीज कहता है जो मैंने आपको समझाया। कहता है कि थॉमसन प्रोपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पडिंग, कि भाई जो एटम है वो कैसा होता है, क्रिसमस पडिंग के जैसा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन द स्फेरिकल क्रिसमस पडिंग। मतलब यहां पर क्या है कि एक बड़ा सा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये पूरा गोला सा पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ ही यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, वो इस बड़े से पॉजिटिव चार्ज में धंसे हुए हैं। ऐसे जैसे होता है ना कि चिपका देते हैं बाहर से, वैसे चिपके हुए हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां पर निगेटिव चार्ज होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये बड़ा सा जो गोला है, जो एटम है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब कहता है कि वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम is spread all over like the red edible part of the watermelon। वही वाटरमेलन वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया। while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in watermelon, ठीक है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें धंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर समझ गए। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे यहां पर देखिए जे जे थॉमसन के बारे में थोड़ी जानकारी बताई गई है, तो आप इसको खुद से पढ़ लें। इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1906 में, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इस वजह से, ठीक है। इसके बाद यहां पर थॉमसन, जे जे थॉमसन का मॉडल, अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि भैया जे जे थॉमसन का मॉडल लिखिए, एटम का मॉडल लिखिए, तो आप यहां से लिखिएगा कि उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है भैया, सिंपल सा बात, क्लियर बात कि भैया एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, समझ गए, चिपके हुए होते हैं। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां पर जे जे थॉमसन बोलते हैं क्या कि भाई जितना निगेटिव चार्ज होगा एटम के अंदर, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी वजह से एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यह इनका बेसिक थ्योरी था, बेसिक यहां पर इन्होंने मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहां पर देखिए, जब इनकी बात लोगों ने सुनी, तो लोगों ने इनकी बात पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि भाई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो यहां पर क्या होता है, इनकी बात एक मामले में सही साबित हो जाती है कि भैया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर होता है किसी भी एटम में, ये बात ये सही बोलते हैं। लेकिन जो ये दूसरा बात बोलते हैं एटम के स्ट्रक्चर के मामले में, उसमें ये यहां पर गलत साबित हो जाते हैं।
समझ गए? तो इनका यहां पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं दूसरे साइंटिस्ट इनकी बात को मान करके और इनके इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो यहां पर क्रिसमस पडिंग स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, वो यहां पर गलत साबित हो जाता है। ठीक है, तो लोग स्वीकार नहीं करते इनके थ्योरी को या फिर इनके मॉडल को। फिर यहां पर आते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, अर्नस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अब ये आते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूं। लेकिन ये ऐसे ही हवा में कोई भी बात नहीं बोलना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से यह पता करने की कोशिश की कि जो हमारा ये एटम है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, इसके ऊपर से 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे यहां पर आपको अगर सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें 3-4 पॉइंट है भाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया, थिन गोल्ड फॉइल, पतला सा गोल्ड फॉइल लिया, उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया या फिर उसके ऊपर फेंका, उसके ऊपर टकराया। अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन आपको बनेगा इस पॉइंट से। पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। भाई क्वेश्चन ही यही बनेगा कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों लिया। जब यहां पर ये बॉम्बार्डमेंट करा रहे थे तो उसके लिए इन्होंने गोल्ड का ही फॉइल क्यों बनाया। ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जो हमारा यहां पर गोल्ड होता है वो हाईली मेलिएबल होता है, उसको बहुत ही पतला पतला शीट में, पतला पेपर में हम लोग फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और यहां पर गोल्ड इतना अच्छा है कि गोल्ड को 1000 एटम जितनी मोटाई, एक के ऊपर 1000 एटम की मोटाई जो होगी, उतना मोटा इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। इतना पतला गोल्ड फॉइल और किसी भी मेटल से हम लोग यहां पर तैयार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड को लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाइज अबाउट 1000 एटम्स थिक। 1000 एटम्स आपको लग रहा होगा कि बहुत मोटा होता है। यहां पर देखिए, यहां पर ये शीट ऑफ पेपर है ना, ये पेपर, अब इसकी जो मोटाई है वो जानते हैं कितने एटम की मोटाई के बराबर है, करीब 10 लाख एटम। इससे सोचिए कि कितना पतला इन्होंने गोल्ड फॉइल शीट तैयार किया था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर हिट कराया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, मतलब हीलियम एटम लो, हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहां पर क्या बनेगा, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन बन जाएगा, जिसका मास कितना होगा, 4 यूनिट मास होगा। अब यहां पर सवाल है कि भाई हीलियम को ही क्यों लिया। हीलियम को इसलिए लिया क्योंकि ये एक तो पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। आपको पता होगा कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा। उसका मास 4 यूनिट है, मास भी काफी ज्यादा है। तो यहां पर इसको हम लोग काफी फास्ट मूव करा सकते हैं, और काफी फास्ट मूव कराने पर क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगा, जिससे कि एक्सपेरिमेंट करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब रदरफोर्ड साहब अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो उन्होंने कुछ चीज सोचा था कि भाई मैं ये जो एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, इसमें ये रिजल्ट निकलेगा, वैसा रिजल्ट निकलेगा, ये चीज सोचा था। इन्होंने सोचा था कि भाई देखो, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को जब हम लोग गोल्ड फॉइल पर भेजेंगे, गोल्ड के एटम्स से जब वो टकराएगा, तो यहां पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं गोल्ड के एटम में, उससे टकरा करके जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इनका कहना था कि भाई देखो, जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसका मास काफी ज्यादा
होता है 4 यूनिट मास है, और वहीं जो प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है 1 यूनिट होता है। तो यहां पर जब इस 4 यूनिट मास वाले अल्फा पार्टिकल को हम भेजेंगे तो इस प्रोटॉन से टकरा करके हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यह उन्होंने सोचा था। ठीक है, अब ये तो हमने उनके एक्सपेरिमेंट के सेटअप को पढ़ लिया, लेकिन यहां पर पढ़ने पर हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सा फिर से उसको देखते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर से। यहां पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मशीन तैयार किया। अब उसका सेटअप मशीन का नहीं पढ़ाया गया, सिंपली समझिए कि यह मशीन क्या करती है, अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम भेजती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर इन्होंने ये गोल्ड शीट, गोल्ड फॉयल को लगा दिया, जिसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल आकर के टकराएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब यहां पर एक ऐसा स्क्रीन लगा दिया कि जिसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल हिट करेगा तो वो ग्लो करेगा, वो ग्लो करेगा। वहां पर एक तरीके से जैसे होता है ना जुगनू चमकता है, वैसे चमकेगा। जब भी अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से टकरा करके कहीं भी हिट करेगा तो वो ग्लो करेगा। ठीक है, यह चीज यहां पर इन्होंने सेटअप किया कि भाई यहां से अल्फा पार्टिकल भेजूंगा, अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से टकराएगा। गोल्ड फॉयल से टकराएगा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि गोल्ड के जो एटम्स हैं, एटम्स में जो पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनसे वो भिड़ेगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये उनका सेटअप था। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये सेटअप उन्होंने तैयार किया था। गोल्ड फॉयल हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, अल्फा पार्टिकल भेजने वाली मशीन हो गई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन हो गया, और यहां पर इसके बाद वो बैठ गए और अल्फा पार्टिकल भेज भेज करके वो नोट कर रहे थे कि भाई कहां गया, कितना डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन। ये चीज यहां पर वो टेस्ट करने लगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब वो इस एक्सपेरिमेंट को करने लगते हैं, जब वो टेस्टिंग ये करने लगते हैं, तो वो जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक प्रकार से जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है, उससे बहुत अलग रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। क्या रिजल्ट देखने को मिलता है भाई, यहां पर क्या होता है, सबसे पहला रिजल्ट वो नोटिस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। यहां पर क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स ये भेज रहे थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में निकल गए, कहीं किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से वो नहीं टकराए। क्यों नहीं टकराए भाई, इसलिए नहीं टकराए क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर मतलब उनका ये निष्कर्ष निकालते हैं वो कि भाई देखो यहां पर जो हमारा ये एटम है, एटम में ज्यादातर जो इलाके हैं, ज्यादातर जो जगह है वो क्या है, खाली है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स भेजा जा रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां देखिए सीधा चला गया, ये भी सीधा गया, ये भी सीधा गया, ये भी गया, ये भी गया। मतलब ज्यादातर उनके जो पार्टिकल्स थे वो बिना किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से टकराए वो सीधे चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि वो जगह खाली था, वहां कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं था। ये ऑब्जर्व करते हैं पहला चीज। इसके बाद दूसरा चीज ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट करते हैं काफी स्मॉल एंगल से, बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ज्यादातर क्या हो गए, ज्यादातर बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे रास्ते चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो गए और ऐसे टकरा करके ऐसे वो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर गए, ऐसे टकरा करके वो क्या कर गए, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर गए, यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए। तो यहां पर इनमें कुछ पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन क्या हुआ, हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद वो थर्ड चीज यहां पर नोटिस करते हैं कि भाई देखो 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि गया, टकराया और सीधे वापस आ गया। क्या हो गया, रिबाउंड कर गया, मतलब कि जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस आ गया। अब यहां पर जब ये रिजल्ट अपने एक्सपेरिमेंट का देखते हैं रदरफोर्ड तो बहुत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। क्यों,
इसका कारण था कि इनके पहले जो यहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे या फिर जो एटम के मॉडल दिए गए थे, उसमें यहां पर क्या बातें की गई थी। जैसे जे जे थॉमसन ने मॉडल दिया था कि यहां पर क्या बातें थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज है पूरा में बड़ा सा, तो भाई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता तो यहां पर एटम आता टकराता ऐसे चला जाता, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ऐसे चला जाता, वो सीधे रास्ते तो जाता नहीं। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर एटम के अंदर इस प्रकार से जैसा यहां प्लस माइनस दिखाया गया है, ऐसे अगर रैंडमली कहीं कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट करता, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, जैसे यहां पर प्लस प्लस हर जगह पर है तो टकरा करके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, थोड़ा सा कर गया, थोड़ा सा कर गया, ऐसा होना चाहिए था, उन्होंने सोचा था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे रास्ते चले गए। ठीक है, क्यों सीधे रास्ते चले गए, क्योंकि यहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एटम है, एटम का ज्यादातर इलाका क्या है भैया, खाली है। खाली है तभी ना नहीं टकराया, वो सीधे रास्ते चला गया। अगर पॉजिटिव चार्ज होता, अगर प्रोटॉन यहां पर कहीं पर, यहां पर प्रोटॉन होता, यहां पर प्रोटॉन होता तो टकरा करके डिफ्लेक्ट कर जाता। अब सवाल पूछिएगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की क्यों नहीं बात कर रहा हूं, प्रोटॉन की क्यों बात कर रहा हूं। कारण है कि भैया जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही भारी है अल्फा पार्टिकल, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। और हमारा जो प्रोटॉन है उसका मास कुछ है जिससे टकराने पर अल्फा पार्टिकल जो है वो एक प्रकार से अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ यहां पर हुआ नहीं। और यहां पर इस ऑब्जर्वेशन को देख करके उन्होंने कहा था, जब वो इतना चौंक गए थे तब उन्होंने कहा था कि ये जो रिजल्ट है ये इतना अजीब है या फिर इतना माने इनक्रेडिबल है कि सोचो कि तुम क्या करते हो, एक 15 इंच का तोप का गोला तुम मारते हो एक टिश्यू पेपर पे। जैसे इस पेपर पर, इस शीट पर क्या करो, 15 इंच के तोप का गोला मारो। 15 इंच का तोप का गोला आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो बहुत बड़ा टैंक होता है ना, सबसे बड़ा टैंक होता है, उससे तोप का गोला 15 इंच का चलाया जाता है, इतना बड़ा होता है करीब, समझ गए। तो उस तोप के गोले को तुम क्या करो, पेपर पर हिट करो और वो पेपर से टकरा करके तुम्हारे पास पर आकर के लग जाए। ऐसा इतना अजीब ये रिजल्ट है, इनका कहना था, समझ गए कि this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hit you। तो भाई इतना अजीब यहां पर इनका रिजल्ट इनको ये लगा था। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं, रदरफोर्ड को दिखाया गया। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझाने के लिए एक एक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, एक्टिविटी में यहां पर क्या कह रहा है, सिंपल सा बात है भैया, मैं ऐसी ही आपको समझा देता हूं कि यहां पर देखिए क्या है कि आप क्या करिए, आंख पर पट्टी बांधिए, पट्टी बांध करके आप क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था, एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हमने फेंके थे, ठीक है, उसी प्रकार को जिंदगी में अपने आसपास की घटनाओं से समझने के लिए कोशिश कीजिए कि आप इस दीवार पर क्या कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर जा रहा है, टकरा रहा है और आपको आवाज सुनाई दे रहा है। तो यहां पर क्यों, क्योंकि सभी जगहों पर यहां पर क्या है, दीवार है। लेकिन आप अगर क्या करें, इस प्रकार से जो वायर फेंस होता है, इसको ऊपर अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर हो सकता है बीच में से चला जाए, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए और आपको कोई आवाज सुनाई ना दे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमारा स्टील वायर है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। जब यहां पर हमारा पार्टिकल टकराएगा तभी हमें आवाज सुनाई देगा, समझ गए। तो यहां पर यही चीज हुआ हमारे एटम के साथ कि एटम में जब हम लोग अल्फा पार्टिकल हमने हिट कराया तो अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वो सीधे चला गया। क्यों सीधे चला गया, क्योंकि वहां पर रास्ते में कुछ नहीं था, खाली था पूरा जगह, इसलिए वो सीधे चला गया। और जब यहां पर हमारे पॉजिटिव चार्ज के पास जाकर के टकराया जब हमारा पार्टिकल, तभी वो बेंड हुआ या फिर वो रिबाउंड हुआ, समझ गए। तो यहां पर इस ऑब्जर्वेशन को देख करके यहां पर रदरफोर्ड जो हैं अपना कंक्लूजन देते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं कि भाई यहां पर ऐसा क्यों हुआ।
कि भाई हमारे ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल्स हल्का सा बेंड हुए और बाहर 12,000 में से एक पार्टिकल जो है रिबाउंड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इनका कहना था कि भाई देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ज्यादातर एटम के अंदर जो जगह है, ज्यादातर जगह क्या है? खाली है। इसके बाद वेरी फ्यू पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। दूसरा पॉइंट क्या था भाई? कि भाई कुछ कुछ पार्टिकल्स थे जो कि हल्का हल्का डिफ्लेक्ट कर रहे थे। उससे रिजल्ट क्या निकला? कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह घेरता है, थोड़ा सा जगह वो घेरता है। इसके बाद अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड by 180 degree indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। मतलब यहां पर थर्ड बात से हमको यह समझ में आता है कि जो एटम है गोल्ड का, उसके अंदर जितना भी प्रोटॉन है, जितना भी मास है, वो छोटे से जगह में घिरा हुआ है। क्योंकि छोटा सा जगह में है तभी तो उससे गया, टकरा करके वापस आ गया। ये यहां पर ये कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो उनको रिजल्ट मिला था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जब इस एक्सपेरिमेंट के डाटा को वो एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहां पर हमारे एटम में न्यूक्लियस जैसा चीज होता है। ठीक है। मतलब हमारे एटम में न्यूक्लियस होता है। यह किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। और उन्होंने बताया कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस 10 टू द पावर 5 टाइम्स कम होता है एटम के रेडियस से। 10 टू द पावर 5 टाइम्स कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह है कि 1 लाख, सीधे 10 टू द पावर 5 मतलब 1 लाख गुना कम होता है। मतलब यहां पर 1 लाख किलोमीटर के रेडियस का हमारा एटम है। समझ गए? 1 लाख किलोमीटर के रेडियस का एटम है और उस एटम के न्यूक्लियस का साइज क्या है? 3 फीट। इतना बड़ा एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और एटम का साइज कितना है? 1 लाख किलोमीटर का रेडियस। सोचो, हमारे अर्थ से भी बड़ा, इतना बड़ा है। और उसका हमारा न्यूक्लियस कितना है? 3 फीट। इतना बड़ा। समझ गए? इतना कम जगह में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है एटम के कंपैरिजन में। समझ गए? तो यहां पर आगे कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। आपसे पूछेगा कि रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करें, तो यहां पर यह वाला पॉइंट्स आप लिखिएगा। ठीक है। विच हैड द फॉलोइंग फीचर। ठीक है। There is positively charged center in an atom called the nucleus। भैया न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया। इन्होंने कहा कि भैया देखो, एटम में एक सेंटर में एक पॉइंट होता है जहां पर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसको इन्होंने कहा न्यूक्लियस। अब कहता है कि नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। मतलब कि एटम का जितना भी मास है वो कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि भाई उसी न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन की बात ये कर रहे थे, इनको न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में सारा मास होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। एटम के का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका तो मास नेग्लिजिबल होता है, हम लोग पहले ही बार बार पढ़ चुके हैं। तो सारा मास कहां पे है? न्यूक्लियस में है। ठीक है। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। इसके बाद कहता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। वो चीज तो हम यहां देख चुके हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। यह इनका था न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है। अब यहां पर न्यूक्लियर मॉडल इन्होंने दिया तो इनके न्यूक्लियर मॉडल में कुछ कमी भी निकल गया। भाई क्या कमी निकल गया?
इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल बहुत ही अच्छा दिया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन यहां पर इन्होंने एक बात बोला कि भैया देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर चारों ओर सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब ये इन्होंने कहा तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने सवाल पूछा कि देखो अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में लगातार घूमेगा तो वो सर्कुलर पाथ में होगा क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, यानी कि लगातार वो एक्सेलरेशन में होगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है, मोशन चैप्टर में, कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसमें होगा। और कोई भी एक्सेलरेशन, अगर कोई भी पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट करेगा तो लगातार एक्सेलरेशन के दौरान वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है वो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा और धीरे धीरे जो उसकी एनर्जी है वो कम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, वो न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो एटम ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता है भैया। एटम जो काफी स्टेबल है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो यहां पर इनकी जो बात थी, ये बात के ऊपर सवाल उठ गया, इसको लोगों ने गलत साबित कर दिया कि भैया देखो यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इनकी बात लोगों ने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? बोला कि भैया ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एक्सेलरेट करेगा, उससे एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करते 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 धीरे 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 आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। क्या रियलिटी में एटम खत्म होता है? नहीं होता है। तो यहां पर यह सवाल दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने इनकी इस थ्योरी के ऊपर उठाया। ठीक है, अब यहां पर यह सवाल तो उठा दिएगा इनकी थ्योरी के ऊपर, तो फिर इसके बाद क्या होता है, एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो आकर के इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहां पर अगला मॉडल है बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए यहां पर बोर मॉडल के बारे में एक बात समझिए, इन्होंने रदरफोर्ड के कोई भी बात को काटा नहीं, इन्होंने रदरफोर्ड की बातों का समर्थन किया, उनकी जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया, और उनके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसका आंसर इन्होंने दिया। यहां पर यह बोलते हैं कि भाई देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है, यह सही बात है, यानी जो रदरफोर्ड साहब बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली जो है कहीं भी ऑर्बिट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जहां मन करेगा वहां रास्ता पकड़ करके एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक खास पाथ होगा, एक खास सर्कुलर ऑर्बिट होगा जिस पे जाकर के हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करेगा। ठीक है, यही चीज कहता है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर कुछ खास ऑर्बिट हैं जिस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि मन किया तो यहां से घूम गए, मन किया तो यहां से घूम गए और मन किया तो अर्थ के चारों ओर घूम करके आ गए। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकता है, जो उसका डिफाइंड पाथ है उसी पाथ के ऊपर वो रिवॉल्व करेगा। अब यहां पर कहता है कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपने इस डिस्क्रीट ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। यह चीज यहां पर इन्होंने कही। ठीक है, वैसे आप आगे बढ़िएगा, आगे क्लासेस में तो और भी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी, लेकिन यहां के लिए इतना ही काफी है क्लास 9 के लिए। ठीक है, नील बोर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन्होंने आगे चल करके ये जो ऑर्बिट थे इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया।
अब यहां पर इन ऑर्बिट या फिर शेल या फिर इनको एनर्जी लेवल्स कहा कि भाई देखो यहां पर जो हमारा एटम होता है, एटम में कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिट का उन्होंने नाम भी दिया और नंबर भी दिया। बीच में सेंटर में हमारा न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद पहला ऑर्बिट को कहा के शेल, दूसरे को एल शेल, तीसरे को एम शेल, चौथे को एन शेल, एम एन ओ पी क्यू, ऐसे आगे चलते गए और नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग आगे बढ़ते गए। मतलब कई सारे लेवल्स हैं, कई सारे ऑर्बिट्स हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ट्रैवल करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। इस प्रकार के एनर्जी लेवल्स के बारे में यहां पर बोर ने बताया, नील बोर ने। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन, और आगे बढ़ते जाएगा, और द नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है, आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा, कोई खास चीज तो है नहीं वैसे। अब यहां पर इसके बाद बात आती है न्यूट्रॉन्स की। देखिए यहां पर जो बातें अभी तक की गई, रदरफोर्ड ने की, नील बोर ने की, जे थॉमसन ने की, या फिर और भी जो साइंटिस्ट यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो किन चीजों को ध्यान में रख के कर रहे थे कि भाई एटम के अंदर सिर्फ दो पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बस इतना ही लोगों को पता था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 1932 में एक साइंटिस्ट आते हैं, जेम्स चैडविक, ये आकर के एक अलग अलग एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज लेते हैं जिसका की वजन प्रोटॉन के बराबर था, मास प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसको नाम दिया जाता है न्यूट्रॉन, कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो एटम में एक प्रेजेंट पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसका मास जो है, वजन जो है, वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। मतलब यहां पर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक एटम को छोड़ करके, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके दूसरे आइसोटोप्स भी हैं, आगे हम लोग देखेंगे। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटम का मास हमारा कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ने के बराबर होता है। मतलब कि एटम का मास कितना है, एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसको जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा मास निकल जाएगा एटम का। और एटम का टोटल मास कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मिला देने पर हमें पता चलता है। तो यहां पर देखिए न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो यहां पर इसको लिख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या है, अगला टॉपिक, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमने अभी तुरंत देखा कि नील बोर ने बताया कि भाई कई सारे लेवल्स होते हैं, अब अलग अलग लेवल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, तो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में ट्रैवल करेंगे, यह कैसे तय होगा, तो इसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड ब्यूरी। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं पॉइंट करना भूल गया कि ये जो नील बोर का मॉडल था ना, इसको बोर एंड ब्यूरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इनके साथ एक दूसरे साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे जिनका नाम ब्यूरी था। ठीक है, तो इसको यहां पर बोर एंड ब्यूरी द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल्स। यहां पर किस लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक नियम बताया कि किस आधार पर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में भरे जाते हैं। अब यहां पर इन्होंने बताया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², यानी किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया, 2n²। और यहां पर n का मतलब क्या, n का मतलब कि ऑर्बिट नंबर, यानी कि जो हमने ऑर्बिट देखा था ना, के एल एम एन ओ पी, ये यानी कि k का वैल्यू 1 2 3 4
5 6 और ऐसे लगातार बढ़ते जाओ। के जो हमारा ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां पर हमारा एल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। इसी प्रकार से 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 18। ठीक है, और ऐसे ही लगातार हमारा आगे बढ़ता जाएगा और आगे हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है हम लोग इसी फॉर्मूला से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर कहता है कि हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल आर एज फॉलोज। के शेल में 8, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32 और ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये सब इन्होंने बता दिया फॉर्मूला। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और चीज बताया कि जो एटम है, एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी एटम है उसमें अगर 4 लेवल्स हैं, 3 और चौथा लेवल है, तो चौथे ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। मतलब यहां पर क्या है कि जो एटम का ये शेल है, अलग अलग ऑर्बिट हैं, सबसे पहले सबसे अंदर वाला ऑर्बिट भरा जाएगा, उसके बाद उसके बाहर वाला, उसके बाद उसके बाहर वाला, उसके बाद उसके बाहर वाला, यानी स्टेप बाय स्टेप यहां पर शेल्स को भरा जाता है अंदर से बाहर की ओर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये तीनों शेल हमारे खाली हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, एटम में ऐसा नहीं होता है। आगे यहां पर कहता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन सिस्टमेटिकली सिमेट्रिकली इन 4.4। यहां पर देखिए फर्स्ट 18 जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिखाया गया। यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इसके बाद हमारा आ गया हीलियम। हीलियम में यहां पर क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है भैया, 2 हमारे भर गए। इसके बाद यहां पर लिथियम आ गया। लिथियम में 2n स्क्वायर को फॉर्मूला यूज करके पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे ऑर्बिट में जाकर के तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर भर गया। यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट 5, यानी 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट। यहां देखिए जाकर के क्या होता है, जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसके बाद यहां पर क्या हो गया, यहां पर सोडियम आ गया। इसमें जो यहां पर 11वां इलेक्ट्रॉन आया, 2 सबसे अंदर, फिर 8, फिर यहां पर हमारा तीसरा ऑर्बिट भरने लगा और यहां लगातार देखिए तीसरा ऑर्बिट यहां तक भर गया। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से यहां पर आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट 18 जो एलिमेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर यहां पर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर कि कैसा इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आपके आगे यहां पर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। ये आप खुद से ड्रॉ कर लें, क्योंकि आप अगर करेंगे आपको प्रैक्टिस होगा। यहां पर दिया भी गया है, आप उसको कर भी सकते हैं। इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई के शेल में कितने होते हैं, 2, एल शेल में कितने होते हैं, 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में कितने हैं, 10। बहुत आसान सा चीज है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है अगला टॉपिक चैप्टर का, जो कि है 4.4 वैलेंसी। अब हम लोग क्या बात करेंगे, वैलेंसी की बात करेंगे। तो अभी तुरंत हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अलग अलग सेल्स में, ऑर्बिट्स में अरेंज्ड होते हैं। अभी तुरंत यहां पर हमने देखा कि यहां पर कई सारे शेल्स होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस प्रकार से शेल्स होते हैं और हर सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस का, और उनका फॉर्मूला भी हमने देख लिया कि वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए वैलेंसी क्या होता है, ये अभी हम लोग समझेंगे, तुरंत देखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए जो यहां पर हमारे एटम होते हैं, एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर अगर आप देख रहे हैं बहुत सारे एटम्स, यहां पर तस्वीर आपके सामने है, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर अगर देखिए तो हीलियम है। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हीलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। इसी प्रकार से यहां पर हमारा फ्लोरीन है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग एटम में आपको क्या देखने को मिलेगा, बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों भाई, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है, इस वजह से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह चीज आपके सामने क्लियर हो चुका है कि एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर 7 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही जो बोर ब्यूरी स्कीम है, यानी कि जो यहां पर ये हमने सिस्टम पढ़ा था 2n² वाला फॉर्मूला वाला जो सिस्टम पढ़ा था, इस स्कीम के तहत जो अभी तुरंत हमने पूरा फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले के तहत हमें यह भी पता है कि कोई भी एटम है, एटम के आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं भाई, तो ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मतलब आउटर मोस्ट सेल में एन नंबर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। यह हम लोग समझ चुके हैं। अब कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब कहता है कि कोई भी एटम है, उसका अगर आउटर मोस्ट सेल है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी शो करेगा। वो कोई भी ना तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, ना किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी शो करेगा। उसको हम लोग नोबल बोलने लगते हैं, इनर्ट गैस बोलने लगते हैं। जैसे यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर हमारे 2n² के फॉर्मूला के हिसाब से जो हीलियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस शेल की जो हमारा के शेल है, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 ही है। तो 2 के जगह पर 2 ही है, तो भाई पूरी तरीके से यह शेल भरा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए नियॉन है, इसमें अगर हम लोग देखें तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से आर्गन है, यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारे एटम्स हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, और 8 के 8 भरे हुए हैं। ठीक है भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क यह पड़ता है कि जब आउटर मोस्ट सेल पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, तब वो जो गैस है, ये सारे गैसेस हैं, ठीक है, वो जो एटम है कोई भी केमिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ना तो कोई रिएक्शन करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। सिंपल हम दुनिया के भाषा में कहें तो वो मोह माया के बंधन से दूर जा चुका है, वो संत बन चुका है। समझ गए, ये सारे क्या बन गए हैं, संत बन गए हैं। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी एटम से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कहीं कोई रिएक्शन विएक्शन नहीं करते हैं। समझ गए, तो ये क्या हो गए, ये हो गए नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ठीक है, अब यहां पर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क यह पड़ता है कि इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है भाई, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया 0। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है भाई, तो यही जो वैलेंसी हम लोग बोल रहे हैं ना, वही वैलेंसी क्या होता है, एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अब इसको हम लोग और भी अच्छे से अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ। तो मतलब यहां पर सिंपली अभी समझिए कि जो ये नोबल गैसेस हैं या फिर जो ये इनर्ट गैस हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में हीलियम के मामले में 2 और बाकी सारे गैसेस में जो 8 एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हैं, ये सारे क्या करेंगे, 0 वैलेंसी शो करेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी 0 होगी, ये कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। ये बात आप समझ गए, तो एक पॉइंट समझ गए आप।
अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब इससे बाकी सारे एटम्स के ऊपर बाकी सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनसे क्या मतलब है इस चीज का? तो उनसे मतलब यहां पर यह है कि यहां पर जो एटम होते हैं, यानी कि जो सारे एटम हैं, जितने भी एटम हैं, उन सब के आउटर मोस्ट सेल में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा। किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 7 होगा। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी एटम चाहे उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 वाले को छोड़ करके, जो नोबल गैस थे उनको छोड़ करके, बाकी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट के एटम हैं, उन सब में ये टेंडेंसी होती है, उन सब की ये चाहत होती है कि किसी ना किसी तरीके से कोई तिकड़म भिरा करके, कोई दिमाग लगा करके हम क्या करें, अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लिया तो जन्नत को पा लिया, टेंशन फ्री हो गए, हमको दुनिया के मोहमाया से छुटकारा मिल गया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते, जितने भी एटम्स होते हैं, जब भी वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी भी केमिकल बॉन्ड का हिस्सा बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं ताकि अपने इलेक्ट्रॉन को या तो फेंक दो, दान कर दो, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लो और अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी कर लो? 8 कर लो। समझ गए? तो यहां पर अब आ जाता है कि जो एटम्स जिनका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 कर लें। समझ गए? इसके लिए एटम्स क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या तो देंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमारे आसपास रिएक्शन होता है, एटम इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एटम्स चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विथ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट वाज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। यही बात है कि भाई देखो, जिस भी एटम के पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो कुछ भी करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ले लेगा, कुछ भी करेगा। क्यों करेगा? ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाए। समझ गए? अब यहां पर कहता है कि एन आउटर मोस्ट शेल विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू बी पजेज एन ऑक्टेट। यहां पर इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा हो गया। समझ गए? जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इस एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट है। ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है? अब यहां पर कहता है कि एटम वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये बात तो मैंने बोल दिया कि भाई देखो, कोई भी एटम जो है वो रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट अचीव करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे कि कार्बन करता है, सिलिकॉन करता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर लूज करेगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एग्जांपल हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो वहां पर मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ठीक है? अब यहां पर बात आ जाता है कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। समझ गए? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या चीज है। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर अगर हम लोग मेटल्स की बात करें, जैसे यहां पर हम लोग अगर देखें, तो यहां पर इस तस्वीर को देखते हैं तो चीजें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। कि यहां देखिए, ये चार्ट आप देख रहे हैं, तो यहां पर 1 से लेकर के 1 से लेकर के 18 तक सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर कुछ ऐसे एटम्स हैं, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर 1 है,
2 है, 3 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पर ये जो एटम्स होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके उल्टा अगर यहां पर देखें कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो एटम्स हैं इनमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये जो एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बात यह है कि यहां पर इनके एटम में जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है, वो 7 है। और साथ ही प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और एटम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से नीचे अगर हम लोग देखें क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन हैं। तो 17 में से क्या ये 7 दे देगा इलेक्ट्रॉन? अगर दे देगा तो एटम बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो भी एटम होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा यानी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी क्या टेंडेंसी होती है कि हम किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लें और अपना 8 पूरा कर लें। तो 5 वाले को कितना चाहिए? 3 चाहिए। 6 वाले को कितना चाहिए? 2 चाहिए। 7 वाले को कितना चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जो मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ये क्या चाहेंगे कि भैया हमको लेना बहुत मुश्किल है, हमको कोई देगा नहीं, और देगा भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है वो मैच नहीं करेगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 या फिर 3 हम दान कर देते हैं। तो यहां पर अब आता है वैलेंसी या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी का सीधा मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करने के लिए रेडी हैं। समझ गए? जब यहां पर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दान करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हुआ? 1 या फिर 2 या फिर 3। जैसे यहां पर लिथियम के मामले में लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्टेट पूरा हो गया। भले 8 नहीं पूरा हुआ लेकिन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया ना, 2n² के फॉर्मूला के हिसाब से भी तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन वहीं पे अगर ये बेरिलियम इसके बाद आता है, बेरिलियम को देखें तो ये अगर देखें तो ये 2 जब दे देगा तो आउटर मोस्ट सेल में 2 यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑक्टेट फिर पूरा हो गया। ये तीनों को यहां पर छोड़ करके अगर हम लोग देखें तो बाकी आगे जो है यहां तक ये सब का 8 पूरा हो जाता है। इन लोगों का केवल क्या होता है? इन लोगों का 2 पूरा होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप समझ गए कि जब आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी कितनी होगी? 1 या फिर 2 या फिर 3। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनिंग के लिए रेडी हैं, वो जाने के लिए रेडी हैं, जा करके एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब इसके उल्टा जब एटम में आउटर मोस्ट सेल में 5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे दूसरे कोई से। तो यहां पर 5 वाले को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, 5 वाले को कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 वाले को 2 चाहिए और 7 वाले को 1 चाहिए। अब यहां पर इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो यहां पर नंबर इनका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए कार्बन की हम लोग बात करते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन जो है वो ना तो 4 देता है ना तो 4 लेता है। कार्बन क्या करेगा भैया? शेयरिंग करता है, पार्टनरशिप करता है। तो यहां पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयरिंग के लिए रेडी हैं, यानी कि कंबाइनिंग के लिए रेडी हैं। तो यहां पर कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया।
अब यहां पर जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, नीचे आपका यहां पर आ गया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या हैं? इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये या तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, जैसे यहां पर हमारा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हमारा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हमारा फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पर इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1, 2, 3। मतलब कि या तो एक, या तो दो, या तो तीन लेकर के इनका 8 पूरा हो जा रहा है, ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। समझ गए? तो इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी हो जाएगा। मतलब वैलेंसी का मतलब आप क्या समझे? वैलेंसी का मतलब सिंपल है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके या दे करके या ले करके ऑक्टेट पूरा हो रहा है, वही हमारा वैलेंसी होता है। समझ गए? तो जिन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी वो दे देते हैं, जिनमें ज्यादा होगी वो ले लेते हैं, जिनमें आधा होता है, जैसे कार्बन में 4 है, ना तो ये 4 दे सकता है ना 4 ले सकता है, बहुत मुश्किल है इसके लिए, तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। इसी प्रकार से सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन ना तो 4 दे सकता है ना तो 4 ले सकता है, तो 4 ये क्या करेगा? 4 ये शेयरिंग करेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा एक प्रकार से ऑक्टेट ये पूरा कर लेगा। समझ गए? तो यहां पर आप समझ गए कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी मतलब कि उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितने इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से, या तो देने या तो लेने या फिर शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा हो जाता है, वही नंबर हमारा वैलेंसी होता है, वही नंबर हमारा कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है? तो यही चीज यहां पर आगे लिख करके बताया हुआ है, अगर पढ़ूंगा तो वही चीज दोबारा रिपीट होगा, कोई उसका मतलब नहीं है। इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने है अगला टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बहुत सिंपल, बहुत एकदम बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? यहां पर हम सभी को पता है कि एटम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? प्रोटॉन कहां पर प्रेजेंट होता है एटम में? तो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है? अब यहां पर जो ये एटॉमिक नंबर है ना, वो कुछ नहीं है बल्कि जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब कि कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, वही प्रोटॉन की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं? 1 हैं। हीलियम में कितने हैं प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन हैं। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या होती जाएगी। तो जो भी हम लोग यहां पर पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो भी एलिमेंट्स को देखते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कहां से आता है? तो वो उसके प्रोटॉन की संख्या से आता है। जितना प्रोटॉन का संख्या उतना ही हमारा यहां पर एटॉमिक नंबर। अब बोलिएगा सर प्रोटॉन के ऊपर क्यों फोकस किया गया है, हमने न्यूट्रॉन के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया, या फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया? तो भैया अभी तुरंत हम लोग वैलेंसी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्सचेंज कर देता है, कभी दे देता है कभी ले लेता है, फिक्स नहीं होता है किसी भी एटम में। इसी प्रकार से अभी तुरंत आप लोग पढ़िएगा आइसोटोप्स के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही एटम में, जैसे हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें कि एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, एक हाइड्रोजन है जिसमें कि एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके बाद तीसरा हाइड्रोजन है जिसमें 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो भाई वहां पर न्यूट्रॉन का भी फिक्स नहीं है कि नेचर में कैसा हमारा एटम है जिसमें कि न्यूट्रॉन फिक्स हो, ऐसा नहीं होता है। प्रोटॉन हमेशा फिक्स होता है। हाइड्रोजन कहीं भी मिलेगा उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, हीलियम मिलेगा उसमें प्रोटॉन का संख्या 2 होगा। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को आधार बना करके एटॉमिक नंबर तय करते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। समझ गए? और यहां पर हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन की संख्या कितना? 1, इस वजह से एटॉमिक नंबर भी 1। इसी प्रकार से हमारा सारा एटम्स का, सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है मास नंबर। मास नंबर भी बहुत बेसिक सा चीज है, सिंपल सा चीज है कि भाई देखो हमको पता है कि जो एटम है, एटम का मास कहां है भाई? एटम का मास है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मास क्यों है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है पहला प्रोटॉन,
और दूसरा हमारा पाया जाता है न्यूट्रॉन। हमको यह भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है बराबर होता है। तो यहां पर मास नंबर इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम लोग जोड़ के लिखते हैं तो वही हमारा बन जाता है मास नंबर। मतलब कि अगर हम लोग हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, एक, न्यूट्रॉन कितने, एक भी नहीं, 0। तो हमारा मास नंबर हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। हीलियम की बात करें तो हीलियम में प्रोटॉन कितने, 2, और साथ में न्यूट्रॉन कितने, 2। तो हीलियम में मास नंबर 4 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो और जितने भी एटम्स हैं सभी एटम्स में प्रोटॉन की संख्या और साथ में न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम लोग जोड़ के लिखते हैं तो हमारा बन जाता है मास नंबर। समझ गए? तो मास नंबर समझ गए। अब यहां पर एक और चीज कि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब कि जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कौन कौन सी चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एग्जांपल में जैसे कार्बन का दिया है, कार्बन का मास हम लोग कितना लिखते हैं, 12 यूनिट लिखते हैं, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन हैं और साथ ही साथ 6 न्यूट्रॉन हैं। तो दोनों को जोड़ करके हम लोग कितना लिख देते हैं, 12 यूनिट। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का मास 27 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, इस वजह से। समझ गए? तो मास नंबर का डेफिनेशन भी यहां पर दिया गया है, देख लीजिए। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहां पर कोई भी एलिमेंट को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो वहां पर ऐसे सिंबल लिखते हैं, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन को H लिख दिया, H का एटॉमिक नंबर यहां लिख दिया 1 और साथ में इसका मास नंबर यहां लिख दिया 1। इस प्रकार से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन को यहां पर ऐसे डिनोट करके दिखाया है, एन यहां ऐसे लिख दिया नाइट्रोजन, यहां पर एटॉमिक नंबर लिख दिया 7 और यहां पर मास नंबर लिख दिया 14। तो ये इस प्रकार से हम लोग किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, आगे हमारे सामने टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.6 आइसोटोप्स। ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है भाई, देखते हैं। कहता है कि इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। भाई यही कहानी खत्म, सिंपल सा चीज है कि हमारे पास दुनिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनके एटम कई प्रकार के हमें मिलते हैं। मतलब कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन को हम लोग देखें तो हाइड्रोजन हमें नेचर में 3 प्रकार के मिलते हैं। पहला हुआ है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रीटियम। इन तीनों में अंतर क्या है, जो प्रोटियम है जो कि हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है, जो कि ज्यादातर पाया जाता है, इसमें एक भी हमारा न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ड्यूट्रियम में क्या होगा, यहां पर ड्यूट्रियम में होगा कि उसमें प्रोटॉन भी होगा और एक हमारा न्यूट्रॉन भी होगा। इसी प्रकार से ट्रीटियम जो है इसमें एक हमारा प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे। समझ गए? तो यहां पर एटॉमिक नंबर तीनों में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या क्या है, 1 है। लेकिन मास नंबर क्या होता है, 1, 2 और 3 होता है। समझ गए? इसी प्रकार से देखें तो कार्बन भी हमें कई फॉर्म में नेचर में मिलता है। जैसे कार्बन C12, C612 और C614। क्यों भाई? क्योंकि न्यूट्रॉन्स के नंबर में अंतर है। तो यह चीज हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट हम लोग लेते हैं, यूनिफाइड मास लेते हैं, वो C12 का 1/12 लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन भी 2 फॉर्म में पाया जाता है। तो क्लियर ये करके बताया गया है कि ये C12 वाला जो है ना, उसी का 1/12 हम लोगों को लेना है। इसी प्रकार से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, 1735 और साथ में 1737। क्यों ऐसा अंतर है भाई? क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या में अंतर है। समझ गए? तो यहां पर आइसोटोप्स के बारे में क्या बोलता है, on the basis of this example isotopes are defined as the atoms of same element
हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहीं से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। सिंपल सा बात है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आइसोटोप्स बहुत ऑड चीज नहीं है। क्यों ऑड चीज नहीं है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं कि उनका जो आइसोटोप यानी कि जो जैसे जो हाइड्रोजन का हमने देखा, क्लोरीन का देखा, कार्बन देखा, इसमें ये जो आइसोटोप्स है ना, ये सब नेचुरली पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको लैब में तैयार नहीं किया जाता है, ये सब नेचुरली मिलते हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि हमने ऊपर जब क्लोरीन का मास देखा था तो क्लोरीन का मास कितना लिखा जाता है, 35.5 लिखते हैं। अब क्या रियली में इतना है? नहीं। आपने अभी तुरंत देखा कि क्लोरीन का जो यहां पर मास दिखाया जा रहा है, दो मास है, एक 35 मास नंबर और एक 37। ठीक है, लेकिन हम लोग जब नॉर्मली यहां पर लिखते हैं मास तो 35.5 लिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो हमारा ये आइसोटोप है, क्लोरीन का दो आइसोटोप हैं, दोनों आइसोटोप जिस रेशियो में मिलते हैं नेचर में, उस रेशियो के हिसाब से उनका मास एवरेज करके और हम लोग कहीं भी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। जैसे यहां पर यही चीज कहता है कि क्लोरीन नेचर में दो आइसोटोप में मिलता है, जिसमें एक का मास 35 यूनिट है, दूसरे का 37 यूनिट। अब ये दोनों मिलते हैं 3:1 के रेशियो में। मतलब कि 67% ये मिलेगा, 33% ये मिलेगा। इसलिए जब हम या कहीं भी एक्सपेरिमेंट में, कैलकुलेशन में क्लोरीन का मास लिखते हैं तो दोनों मास का हम लोग एवरेज निकाल करके और फिर 35.5 निकाल करके हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका मास जिनका आइसोटोप पाया जाता है, उनका जब भी मास लिखा जाता है तो जितने भी आइसोटोप हैं उनका एवरेज करके, रेशियो के हिसाब से एवरेज निकाल करके और उस मास को यूज किया जाता है। समझ गए? तो यहां पर इस हिसाब से, इस तरीके से हमारा 35.5 यूनिट होता है। पिछले चैप्टर में भी मैंने बोला था कि क्यों होता है 35.5, ये आगे बताऊंगा, यहां पर आपने देख लिया। समझ गए? आगे यहां पर कहता है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एनी नेचुरल एलिमेंट is taken as the average mass of all the naturally occurring atom of that element। मतलब कोई भी एटम का मास हम किस हिसाब से लेते हैं, तो उस एटम का जितना भी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप होगा उस सब का हम लोग एवरेज मास निकाल देंगे और फिर उस मास को हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, जैसा कि हमने क्लोरीन में किया। कहता है कि इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट। अगर किसी भी एटम का आइसोटोप नहीं है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कैलकुलेशन से जो वैल्यू मिलेगा, जोड़ने से जो वैल्यू मिलेगा, उसी को हम लोग सीधा सीधा मास हम लोग बोल देंगे। लेकिन आइसोटोप है तो सारे आइसोटोप्स का एवरेज निकाल करके, वैल्यू निकाल कर फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। समझ गए? यही चीज एवरेज मास कैलकुलेट करके यूज करते हैं। कहता है आगे कि दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। वही एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए हम लोग 35.5 यूनिट यहां पर लिख रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि कोई भी जो एटम है क्लोरीन का उसका इतना मास है, नहीं। इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए हम ऐसे मुट्ठी में ऐसे उठाते हैं क्लोरीन, तो इसमें हमारे पास हाथ में जो क्लोरीन है उसमें से 67% यहां पर क्लोरीन कौन सा है, 35 मास वाला, और 33% क्लोरीन कौन सा है, 37 मास वाला। इसलिए इस पूरे हाथ में जो भी क्लोरीन है उसका एवरेज मास हमने ले लिया 35.5 यूनिट, क्योंकि हमारे हाथ में जो क्लोरीन है उसमें कुछ एटम्स हैं 35 यूनिट वाले और कुछ एटम्स हैं 37 यूनिट वाले, इसलिए एवरेज करके हम यहां पर कैलकुलेशन में उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आइसोटोप्स का एप्लीकेशन बताया गया है। जैसे कि यहां पर कुछ एप्लीकेशन बताए गए हैं कि देखो यहां पर जो हमारे यूरेनियम के आइसोटोप हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कोबाल्ट का आइसोटोप हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इसके साथ ही आयोडीन के आइसोटोप को हम लोग गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये आपसे यूज अगर पूछे तो आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि भाई देखो यहां पर जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि यहां पर उनका
जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर कुछ हमको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने है आइसोबार्स। आइसोबार्स और भी सिंपल सा चीज है, समझ गए। इसमें क्या होता है कि जो आइसोबार्स होते हैं, इन आइसोबार्स में जो हमारा यहां पर जैसे एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स इज 40। वही बात है कि भाई यहां पर क्या है, यहां पर हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। क्यों मास नंबर सेम है भाई? न्यूट्रॉन्स की संख्या इधर उधर है, इस वजह से। यहां पर क्या होगा, आइसोबार मतलब क्या कि हमारा एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। मतलब कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल संख्या है वो क्या है, इन दोनों में सेम है। अब यहां पर देखिए, इन इससे आइसोबार होने से उतना कोई प्रॉपर्टीज में अंतर नहीं पड़ता, मास नंबर सेम हो गया तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ यह जानने की चीज है कि देखो आइसोबार मतलब क्या, मतलब कि एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होगा और मास नंबर हमारा सेम होगा। ठीक है, तो आइसोबार्स, आइसोटोप्स और साथ में यह पूरा चैप्टर यहां पर हमारा समाप्त हो जाता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।